Hello student, welcome to my YouTube channel Biology at your fingertips. This is K Pawan, your friend, your teacher, come mentor. मैं हमेशा आपसे कहता रहा हूँ बायोलॉजी रटने वाला विषय नहीं है, तो क्यों करेंगे रटना शुरू जब आप हेलो गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग सीड के डेवलपमेंट या बीज के विकास के बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको कहा था कि सीड डेवलपमेंट को या बीज के परिवर्धन को हम दो भाग में बांट करके अध्ययन करेंगे। जो पहला भाग था जिसमें मैंने बताया था बीज की संरचना के बारे में, और जो दूसरा भाग था बीज का प्रकार के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे बीज के प्रकार के बारे में, क्योंकि पिछले क्लास में ऑलरेडी हम लोग बीज की संरचना के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीज के प्रकार के बारे में। अब बीज के प्रकार या क्लासिफिकेशन की शुरुआत करने से पहले मैं फिर से पीछे वाले क्लास का कुछ बेसिक फैक्ट माने आधारभूत तथ्य आपको बता दे रहा हूं, रिपीट कर दे रहा हूं, रिव्यू कर दे रहा हूं, ताकि आपको वो सब बातें याद हो जाए। तो आपको याद हो तो मैंने कहा था कि बीज क्या है। तो बीज वास्तव में बीजांड का रूपांतरित रूप है, रूपांतरण है, और इसका निर्माण कहां होता है तो फ्रूट के अंदर होता है। और कोई भी बीज होता है तो उसका तीन भाग होता है। जो सबसे बाहरी भाग है उसे हम बीज चोल या सीड कोट कहते हैं, और यह सामान्यतः एक स्तर का भी हो सकता है और दो स्तर का भी हो सकता है। सामान्यतः डाइकोट के केस में यह दो स्तर का होता है, और इस बीज चोल का निर्माण इंटेगमेंट या बाह्य अध्यावरण से होता है। जो बाहरी आवरण है सीड कोट का उसको हम बाह्य चोल या टेस्टा बोलते हैं, और जो आंतरिक आवरण है उसे हम अंतःचोल या टेगमेंट बोलते हैं। ये सब बात मैंने पिछले क्लास में डिस्कस की। तो बीज का पहला भाग है जिसको हम लोग बीज चोल बोलते हैं। जो दूसरा भाग है उसे हम लोग भ्रूण बोलते हैं। आपको याद हो तो आपको बताया था कि भ्रूण क्या है भाई, तो यही भ्रूण है जिससे नए पादप की उत्पत्ति होती है। इसी भ्रूण याच पे प्रांकुर और मूलांकुर होते हैं जिससे जड़ तंत्र और तना तंत्र का विकास होता है। जो ये तीसरा भाग था वो कहा था संचित भोज पदार्थ, और ये जो संचित भोज पदार्थ है दो रूपों में हो सकता था, चाहे वो इंडोस्पर्म के रूप में, भ्रूण कोश के रूप में हो, या फिर वो बीज पत्र के रूप में, या कोई ऐसे भी बीज उपस्थित थे जिसमें भ्रूण कोश भी था और बीज पत्र भी था। तो ऑलरेडी ये सब तथ्यों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, और इन्हीं तथ्यों के आधार पर ये पूरा क्लास चलेगा। इसलिए ये बात आपको याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको रिव्यू कर दिया। और फिर से अब बीज का वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो बीज का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन वो आज का टॉपिक है बीज का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सीड। देखिए एक बात याद रखनी कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को यदि हम वर्गीकृत करते हैं, बांटना चाहते हैं, तब कोई ना कोई आधार रखना होगा। एक एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं कि भाई दी ये क्लास है और इस क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, और अगर इस 100 स्टूडेंट को हम वर्गीकृत करना चाहते हैं तो हमको कोई ना कोई आधार रखना होगा। अब जैसे ही आधार बदलेंगे आंसर भी बदल जाएगा। जैसे मैं एक कॉमन एग्जांपल दे रहा हूं कि बाय द वे 100 विद्यार्थियों का ये क्लास है, और इन 100 विद्यार्थियों में बाय द वे 40 लड़कियां हैं और 60 लड़के। तो हम इस क्लास को वर्गीकृत कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, लिंग के आधार पर। इस क्लास को दो भागों में बांटा जा सकता है, 40 लड़कियां हैं और 60 लड़के। ठीक है, एक आंसर ही हो सकता है। अब देखिए मैं पैरामीटर जो बेस लिया उसको बदल देता हूं। अब मैंने बेस चेंज कर दिया। इसी क्लास में पैरामीटर लागू हुआ कि भाई कोई
इसमें जो स्टूडेंट बैठा है उसमें येलो कलर का कौन पहन कर आया है और रेड कलर का कौन पहन कर आया है। तो अगर बाय द वे आंसर हमारा मिलता है कि बाय द वे ये 40 आया है या बाय द वे ये 30 आया है और ये 70 है, तो देखिए ये आंसर बदल गया कि नहीं, ये 30 है और ये। मेरे कहने का मतलब है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को वर्गीकृत करना चाहते हैं तब कोई ना कोई आधार रखना पड़ता है। तो हम बीज का भी जब वर्गीकरण करेंगे तो किसी न किसी आधार पर करेंगे, ठीक है। तो हम बीज को वर्गीकृत करने का दो आधार लिया जाता है। सबसे पहला आधार है वो ये देखा जाता है कि क्या बीज में भ्रूणपोष उपस्थित है, यानी एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट और नॉट, यानी भ्रूणपोष बीज में है कि नहीं। तो पहला आधार हम लोग लेते हैं भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर, यानी बीज को जब हम वर्गीकृत करेंगे तो ये देखेंगे कि बीज में भ्रूणपोष है कि नहीं है और इस आधार पे बांट सकते हैं। और दूसरा आधार है कि बीज पत्र की संख्या या उपस्थिति के आधार, यानी बीज को वर्गीकृत करते समय जैसे ही हम आधार बदलेंगे आंसर भी हमारा बदल जाएगा। तो हम बीज को दो आधारों पर रखकर वर्गीकृत करते हैं। पहला कि भ्रूणपोष है या नहीं है बीज में, और दूसरा बीज पत्र की संख्या कितना है। आपको ऑलरेडी पहले ही पढ़ा चुका हूं कि चाहे एंडोस्पर्म और कार्टिलेजन इज द बेसिक पार्ट ऑफ द सीड, माने इस सीड में उपस्थित होता है, ठीक है। तो पहला से शुरू करते हैं कि भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर सीड कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला आधार भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर सीड कितने प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म इन द सीड इज कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरी, यानी सीड में, बीज में भ्रूणपोष उपस्थित है या नहीं, इस आधार पर हम बीज को दो वर्गों में बांट सकते हैं। जो ये पहला और ये दूसरा, जो पहला वर्ग है उसको हम कहते हैं भ्रूणपोषी बीज। क्या नाम है? भ्रूणपोषी बीज। इंग्लिश में कहते हैं इंडोस्पर्मिक सीड। और जो ये दूसरा वर्ग है इसको कहते हैं अभ्रूणपोषी बीज, मतलब नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। तो देखिए आपको नाम से ही स्पष्ट है कि ये ऐसा बीज है कि जिसमें भ्रूणपोष उपस्थित है, इंडोस्पर्मिक सीड है, माने भ्रूणपोष यानी भ्रूण इंडोस्पर्म उपस्थित है। मतलब कुछ सीड ऐसे होते हैं जिसमें भ्रूणपोष उपस्थित होता है, तो वैसे सीड जिसमें भ्रूणपोष उपस्थित हो उसे हम भ्रूणपोषी बीज या इंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। और कुछ सीड ऐसे होते हैं जहां पर भ्रूणपोष उपस्थित नहीं होता तो उसे हम अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं, ठीक है। तो यहां भ्रूणपोष अनुपस्थित है और यहां उपस्थित है। कुछ एग्जाम्पल हमको याद रखना है। आपने नाम सुना हो तो मक्का का, इसमें भ्रूणपोष उपस्थित होता है। नाम सुना हो तो चावल का, नाम सुना हो तो गेहूं का, नाम सुना हो तो नारियल का। तो ये सब का सब में भ्रूणपोष उपस्थित होता है। और यहां पर अनुपस्थित है तो एग्जाम्पल में आपको याद रखना है चना का, मूंगफली का, सेम का, ऐसे सनफ्लावर का। तो दीज आर द एग्जाम्पल। तो आपको मेन रूप से याद रखना है कि भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर हम बीज को दो भागों में बांट सकते हैं, दो प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला भ्रूणपोषी बीज उसको कहते हैं जिसमें इंडोस्पर्म या भ्रूणपोष उपस्थित होता है, उदाहरण मक्का, चावल, गेहूं, नारियल आदि। नेक्स्ट अभ्रूणपोषी बीज, वैसे बीज जिसमें भ्रूणपोष उपस्थित नहीं होते, इसको हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी बोलते हैं। और एग्जाम्पल में याद रखना चना, मूंगफली और सेब। तो ये पहला बेस हुआ।
ओके। अब जो बीज को वर्गीकृत करने का आधार बदल देते हैं और ये हम देखते हैं कि बीज पत्र किसी बीज में कितनी संख्या में उपस्थित है, एक है या दो है। यदि बीज पत्र की संख्या के आधार पर हम बीज का वर्गीकरण करते हैं तो हम पाते हैं कि जो ये बीज है वो दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं द्विबीजपत्री बीज, क्या कहते हैं? द्विबीजपत्री बीज। और दूसरे को कहते हैं एक बीजपत्री बीज। इसी को हम लोग इंग्लिश में डायकोटिलीडनस सीड और इसको मोनोकोटिलीडनस सीड। ठीक है, तो नाम से यहां स्पष्ट है, इसको डाइकॉट सीड भी कहते हैं और मोनोकॉट सीड भी कहते हैं। तो नाम से यह स्पष्ट है, द्विबीजपत्री बीज मतलब ऐसा बीज है जिसमें दो बीजपत्र, दो कॉटिलीडन उपस्थित है, और यह ऐसा बीज है जिसमें एक बीजपत्र या कॉटिलीडन उपस्थित है। यानी बीज पत्र की संख्या के आधार पर हम बीज को दो वर्गों में बांट सकते हैं, एक को कहते हैं द्विबीजपत्री बीज और दूसरे को कहते हैं एक बीजपत्री। अब इस द्विबीजपत्री बीज को भी हम पुनः दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में बांट सकते हैं। तो वास्तव में अब यहां पर दूसरा पैरामीटर लगाते हैं कि भ्रूणपोष को देखते हैं। यह बीज तो द्विबीजपत्री है, लेकिन द्विबीजपत्री के बाद दूसरा कैरेक्टर देखते हैं कि भाई उसमें भ्रूणपोष है कि नहीं। द्विबीजपत्री है माने दो कॉटिलीडन्स है, लेकिन भ्रूणपोष है कि नहीं। अगर भ्रूणपोष उपस्थित होता है तो वैसे को कहते हैं भ्रूणपोषी द्विबीजपत्री बीज। मतलब वैसा बीज है, वैसा द्विबीजपत्री बीज है जिसमें भ्रूणपोष उपस्थित है। और दूसरे को कहते हैं अभ्रूणपोषी द्विबीजपत्री बीज। मतलब द्विबीजपत्री बीज माने दो बीजपत्र वाले भी बीज को हम दो वर्ग में भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। एक ऐसा द्विबीजपत्री बीज है जिसमें भ्रूणपोष उपस्थित होता है, और एक ऐसा द्विबीजपत्री बीज है जिसमें भ्रूणपोष उपस्थित नहीं होता है। इंग्लिश में इसी को कहते हैं इंडोस्पर्मिक डाइकोटिलीडनस सीड, और इसको कहते हैं नॉन इंडोस्पर्मिक डाइकोटिलीडनस सीड। ठीक है, तो हम द्विबीजपत्री बीज को पुनः दो भागों में बांटे और हमको एग्जाम्पल याद रखना है। इसका एग्जाम्पल है भ्रूणपोष, क्योंकि डायरेक्ट आपसे एग्जाम्पल पूछेगा तो आपको याद रखना है। रेड़ी आपने देखा होगा या रेड़ देखा होगा, इसी को इंग्लिश में हम लोग कास्टर भी कहते हैं। इसमें भ्रूणपोष भी होता है, इंडोस्पर्म भी होता है और दो कॉटिलीडन्स भी होता है। कैसे होता है आगे हम लोग देखेंगे। दूसरा है अभ्रूणपोषी द्विबीजपत्री बीज। तो ये डाइकोट का सबसे कॉमन टाइप है, सबसे ज्यादा एग्जाम्पल आपको यहां पर ही मिलेगा। आपको याद हो तो चना, मटर, मूंगफली, सनफ्लावर, सूरजमुखी, ये सब इसमें आएगा। ठीक है, अब एक बीजपत्री बीज को देखते हैं। तो एक बीजपत्री बीज को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक बीजपत्री बीज को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। जो पहला भाग है उसमें ऐसा एक बीजपत्री बीज है, माने एक बीजपत्र पाया जाता है और वो भ्रूणपोष भी पाया जाता है, यानी भ्रूणपोषी एक बीजपत्री बीज। इसी को इंग्लिश में कहेंगे इंडोस्पर्मिक
मोनोकॉटिलिडनस सीड। मतलब एक बीजपत्री बीज भी दो तरीके का हो सकता है, एक जिसमें भ्रूणपोष पाया जाए और दूसरा जिसमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाए। तो जब भ्रूणपोष नहीं पाया जाएगा तो इसको कहते हैं अभ्रूणपोषी एक बीजपत्री बीज, मतलब नॉन एंडोस्पर्मिक मोनोकॉटिलिडनस सीड। ठीक है, और सबका एग्जाम्पल याद रखना है। तो इसका कॉमन एग्जाम्पल आप सब लोग जानते हैं, मक्का जिसको हम लोग मेज बोलते हैं, चावल राइस। ठीक है, यानी ये ऐसा एक बीजपत्री बीज है जिसमें भ्रूणपोष पाया जाता है। और अभ्रूणपोषी तो आपको एग्जाम्पल में याद रखना है आर्किड। क्या नाम रखना है? आर्किड। अब सभी की चर्चा मैं आगे कर रहा हूं। देखिए आपका काम इसी चार्ट से चला जाएगा और तो इसको थोड़ा विस्तार कर दे रहा हूं क्योंकि ये 11th में भी पढ़ना है और क्वेश्चन जो पूछता है वो आपको वहां से मिला के पूछ देगा। तो मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा ही कि सीड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, चाहे वो 11th का हो या 12th का हो, वो आपसे सॉल्व हो, आप उसे मिस ना करें। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि बीजपत्र की संख्या के आधार पर बीज को दो भाग में, द्विबीजपत्री बीज और एक बीजपत्री बीज। द्विबीजपत्री बीज माने द्विबीजपत्र उपस्थित है, एक बीजपत्री बीज माने एक बीजपत्र उपस्थित है। और द्विबीजपत्री को भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर दो भाग, भ्रूणपोषी द्विबीजपत्री बीज माने ऐसा द्विबीजपत्री बीज है जिसमें भ्रूणपोष उपस्थित है, और यह ऐसा द्विबीजपत्री बीज है जिसमें भ्रूणपोष उपस्थित नहीं है। और उसी तरीके से एक बीजपत्री बीज को भी दो भाग में, भ्रूणपोषी एक बीजपत्री बीज और अभ्रूणपोषी एक बीजपत्री बीज। इसमें ऐसा जिसमें भ्रूणपोष उपस्थित है, इसमें ऐसा जिसमें भ्रूणपोष उपस्थित नहीं है। और ओवरऑल ये एग्जांपल याद रखना है। आई होप आपको ये सब बात समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट बारी बारी से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला था द्विबीजपत्री बीज का, यहां ऊपर लिख देता हूं, द्विबीजपत्री बीज। ठीक है, तो इस द्विबीजपत्री बीज को हम दो भागों में अभी अभी बांटे हैं। पहला कहा भ्रूणपोषी द्विबीजपत्री बीज, और इधर है अभ्रूणपोषी द्विबीजपत्री बीज। दो भाग। देखिए ये नाम से यह स्पष्ट है, सबसे पहले इसको देखते हैं। नाम से यह स्पष्ट है कि ये ऐसा बीज है जिसमें भ्रूणपोषी, मतलब यहां पर भ्रूणपोष उपस्थित है। ठीक है, तो भ्रूणपोषी हो गया तो भ्रूणपोष उपस्थित, नाम से ही क्लियर है। दूसरा द्विबीजपत्री है, यानी कि इसमें दो बीजपत्र या दो कॉटिलिडन उपस्थित है। तो नाम से इसकी परिभाषा हम कर लेते हैं, क्लियर समझ लेते हैं कि अगर भ्रूणपोषी माने भ्रूणपोष उपस्थित है, द्विबीजपत्री मतलब दो बीजपत्र उपस्थित है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल में मैंने अभी आपको दिया रेडी या कास्ट। ठीक है, तो आप इसका मैं फिगर बना रहा हूं और इसको ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। तो आपने रेडी को अगर देखा होगा, और मैं इस वीडियो में भी उसका फिगर दिए हुए हूं, आप लोग वहां से वो बना भी लेंगे, और एक मैं रफ यहां डायग्राम बना रहा हूं। तो आप जब रेडी का जो बीज देखते हैं, उस बीज में ऊपर में देखिएगा तो पैचेज होता है। ठीक है, थोड़ा चितकबरा टाइप का होता है, और बीज को अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ इस स्टाइल का
कुछ कुछ इस स्टाइल का होता है। जो मैंने अभी कहा था कि बीज, कोई भी बीज होगा तो उसमें तीन भाग होना चाहिए। सबसे पहले बीज चोल होना चाहिए जिसको हम सीड कोट कहते हैं, उसमें एम्ब्रियो होना चाहिए, और तीसरी बात उसमें संचित भोज पदार्थ होना चाहिए। वो भोज पदार्थ का संचयन बीजपत्र के रूप में हो सकता है या भ्रूणकोश के रूप में हो सकता है या दोनों रूप में हो सकता है। यहाँ दोनों होता है। देखिए जब आप कास्टर बीज को देखिएगा तो सबसे बाहर में जो कड़ा आवरण होता है उसको हम कहते हैं बीज चूल। क्या कहते हैं? बीज चूल, या इसी को कहते हैं सीड कोट। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो बीज चूल है वास्तव में दो स्तर का बना हुआ रहता है। आपको बताया है टेस्टा प्लस टेगमेंट, दो स्तर का बना होता है, लेकिन वो फ्यूज हो जाता है, आप उसे अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो बाहर से देखेंगे तो एक कड़ा आवरण होता है जिसको हम बीज चूल कहते हैं, सीड कोट, और टेस्टा और टेगमेंट को बना होता है, और यह बीज चूल का पहला भाग हुआ। देखिए बीज है तो यहाँ पर बीज चूल है। दूसरा है कि हम लोग पढ़े कि भ्रूण होता है, तो जब आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बीच में ऐसे भ्रूण होता है। हाँ एक बात, जो जैसे ये पेन है, और जब आप रेडी का बीज देखिएगा तो इधर से देखिएगा ऐसे रहता है, इधर से देखिएगा तो ये ऐसे, सामने से देखेंगे तो ये भ्रूण नजर आ रहा है यहाँ पर, और अगर ऐसे करेंगे तो भ्रूण नजर नहीं आएगा। तो हम लोग फिगर को ऐसे बना रहे हैं ताकि आपको मैं भ्रूण को डिनोट कर सकूं। वास्तव में ऐसे होता है तो मैं ऐसे बना रहा हूं ताकि दो, और जो ये ऊपर नीचे देख रहे हैं तो एक कोटिलीडन ये है और एक कोटिलीडन ये, और दो ये भ्रूण को दाबे हुए रहता है। तो मैं ऐसे करूंगा तो यहाँ पर देखिए ये भ्रूण है, और इस भ्रूण से लगा हुआ देखिए यहाँ पर इसी भ्रूण से जुटा हुआ ये कोटिलीडन। अभी मैंने कहा कि ऐसे करके बना रहा हूं ताकि आपको आसानी से दिखे। तो ये कोटिलीडन है, तो ये दूसरा भाग, सॉरी ये वाला जो भाग क्या हो गया भाई? भ्रूण हो गया, जिसको हम लोग एम्ब्रियो भी कहते हैं, और आपको बताया था ये दूसरा पार्ट है। और ये दोनों क्या हो गया? तो ये बीज पत्र है, बीज पत्र है या कोटिलीडन है। तो अभी मैंने आपको परिभाषा दिया है कि कोई भी बीज होगा तो उसका तीन भाग होगा, पहला बीज चूल, दूसरा भ्रूण और तीसरा बीजपत्र, और तीनों का तीनों यहाँ उपस्थित है। तो ये अंडरस्टूड है कि भाई सीड है। जो इसका जो बीच में जो ये रहता है, ये देखिए यहाँ पे कोटिलीडन होते हैं। देखिए ये दो कोटिलीडन है, और यहाँ जो ये भाग बीच बीच में है इसी को हम लोग कहते हैं एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष। तो देखिए यहाँ भ्रूणपोष भी उपस्थित है, इसलिए इसको हम कहते हैं भ्रूणपोषी, और बीज पुत्र भी दो हैं, इसलिए इसको कहते हैं भ्रूणपोषी द्विबीजपत्री बीज। ठीक है, और यहाँ पर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, इस स्ट्रक्चर को जो ये उभार निकला है इसको कहते हैं कारणकल। क्या कहते हैं? कारणकल। अब आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये कारणकल क्या है? ठीक है, ये कारणकल क्या है? तो देखिए मैं आपको एक यहां, यदि आपको याद हो तो ओव्यूल की संरचना याद हो तो मैंने कहा था कि प्रत्येक ओव्यूल होता है जो चाहे तो यूनिटैगमिक होगा या बाइटैगमिक होगा। ठीक है, यानी एक अध्यावरण होंगे या दो अध्यावरण होंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है, पहले भी बताया है। और ये जो बाहरी आवरण होंगे ये इंटेगुमेंट होंगे, वो टेस्टा का निर्माण करेगा, यहां बना रहा है, और ये जो भीतरी होगा वो टेग करेगा, और ओवरऑल दोनों मिलकर के बीज चोल का निर्माण करेगा। जो कास्टर के केस में जो स्पेशल होता है, यहां पर तीसरा इंटेगुमेंट प्रेजेंट होता है। क्या होता है? तीसरा इंटेगुमेंट प्रेजेंट होता है। ये थर्ड इंटेगुमेंट है, थर्ड अध्यावरण है। वहां तक दो ही था, मैंने बायोलॉजी में हमेशा कहा है एक्सेप्शन इज देयर। यहां जो बात कहेंगे आगे बात बदल सकती है, तो यहां पे तीसरा इंटेगमेंट था, और यही तीसरा इंटेगमेंट ये कारणकल का निर्माण करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये कारणकल याद रखना है, या किससे बनता है? तीसरा इंटेगमेंट से। और बाकी बात तो ये क्लियर ही है, ये भ्रूण है तो निश्चित रूप से ऊपर वाला ये प्रांकुर होगा, ये वाला मूलांकुर होगा, और सब बात मैं आपको बता चुका हूं। हाइपोकटाइल है, हिपोकोटाइल है,
इपिकोटाइल है, कॉटिलिडनरी नोड है, ये बात मैं आपको बता चुका। तो ये सीड का स्ट्रक्चर भ्रूणपोषी द्विबीजपत्री बीज का, आप इसको कॉपी में ड्रा करेंगे और एक पैचेज वाला है वो भी आप ड्रा करेंगे, ठीक है। और विशेष रूप से इस तारंकल को याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव यहां से, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं अभ्रूणपोषी बीजपत्री द्विबीजपत्री बीज। अब ये देखिए, ये नाम से ही क्लियर है, अभ्रूणपोषी बीज है मतलब भ्रूणपोष अनुपस्थित वाली बात, नाम से क्लियर है, याद रखने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारना ही नहीं है, ये टर्म से ही क्लियर है कि भ्रूणपोष अनुपस्थित होगा। और द्विबीजपत्री है यानी दो बीजपत्र उपस्थित, ठीक है, दो बीजपत्र उपस्थित होगा। और याद रखना है डाइकोट में सबसे ज्यादा कॉमन यही है, सबसे ज्यादा यही मिलेगा। और यहां पर याद रखना है चना, याद रखना है मटर, याद रखना है मूंगफली, सूरजमुखी को, सूरजमुखी का बीज, ये सब अभ्रूणपोषी द्विबीजपत्री बीज है। यानी आपको यह ऐसा बीज है जिसमें जो दो बीजपत्र पाए जाते हैं और भ्रूणपोष अनुपस्थित, ठीक है। मैं इसका फिगर ऑलरेडी बना चुका हूं, फिर भी एक ड्रा कर दे रहा हूं आपको रिपीट हो जाए कि देखिए, अब मैंने आपको ये चना का ऐसे बनाया था, यदि आपको याद हो तो जो ये ऊपर में छिद्र था जिसको हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं, याद होगा आपको, चर्चा किया है। और इसके अंदर, इसके नीचे में एक बड़ा सा गड्ढे जैसा स्कार पाया जाता है जिसको हम लोग फाइलम कहते हैं। और जो ये ऊपर में ऐसे उभार था इसको हम लोग रैफे कहते हैं, ठीक है। और इसी को खोल करके भी आपको बताया था कि अगर आप खोलेंगे तो लगभग स्ट्रक्चर कुछ इस ढंग का दिखेगा, ठीक है। ये बाहर में, और ये जो सबसे बाहर में जो कड़ा वाला आवरण है जिसको हम लोग बीज चोल या सीड कोट कहते हैं, ये बना हुआ था टेस्टा से प्लस टेक्निक से, ठीक है। तो यहाँ और अंदर में एम्ब्रियो रहता है, इसको जब हम खोल के देखते हैं तो देखिए ये बीज वाला भाग था, यही था एम्ब्रियो, या इसको कहते थे भ्रूण या भ्रूणीय अंश। जो ये ऊपर में था आपको याद हो तो इसको कहते थे परांकुर, जो सबसे नीचे वाला भाग है इसको कहते थे मूला, ठीक है। अगर आपको याद हो तो ये इसको कहते थे बीज पत्रोपरित इपिकोटाइल, और यहाँ है तो इसको कहते थे बीज पत्राधार हाइपोकोटाइल। और ये बीज वाला यहाँ पर जो था इसको हम कहते थे कॉटिलिडनरी नोड, और इसी कॉटिलिडनरी नोड से इस प्रीम्यूल तक का जो ये भाग था इसी को हम कहते थे बीज पत्रोपरित या इपिकोटाइल। और इसी कॉटिलिडनरी नोड से ये नीचे वाला जो भाग था इसी को हम कहते थे हाइपोकोटाइल या बीजपत्राधार, और ये वाला तो बीजपत्र था, ठीक है, बीज पत्र, ठीक है। तो आपको ये फिगर भी आपके कॉपी में बना लेना है, जहां आपने जगह छोड़ रखा है नोट्स में, तो ये आप बना लेना है ये दोनों फिगर। आई होप आपको ये बात जो द्विबीजपत्री बीज है ये आपको समझ में आया होगा। मैं अब एक बीजपत्री बीज को समझाऊंगा। हाँ, तो एक बीजपत्री बीज को फिर भ्रूणकोश की उपस्थिति के आधार पर हम दो भाग में बांटते हैं। जो पहला है उसको कहते हैं भ्रूणकोश, एक बीजपत्री बीज, ठीक है, भ्रूणकोशी एक बीजपत्री बीज। और जो दूसरा है उसे कहते हैं अभ्रूणकोशी एक बीजपत्री बीज, ठीक है। भ्रूणपोषी एक बीजपत्री बीज और दूसरा है अभ्रूणपोषी एक बीजपत्री बीज। भ्रूणपोषी बीज को ही इंडोस्पर्मिक मोनोकोटिलिडनस सीड और इसको नॉन इंडोस्पर्मिक मोनोकोटिलिडनस सीड कहते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूं
इंडोस्पर्मिक, मोनोकॉटिलिडनस सीड, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी नाम से स्पष्ट है, भ्रूणपोषी है, यानी भ्रूणपोष इंडोस्पर्म उपस्थित है, पहली बात। दूसरा, एक बीजपत्री है, मैंने एक बीजपत्र या वन कॉटिलीडन उपस्थित है, ये नाम से स्पष्ट है। एग्जाम्पल में अभी मैंने वहां भी दिया था, आपको याद हो, मक्का, क्या नाम है, मक्का है, चावल है, ठीक है। तो मैं एक मेज का फिगर बना रहा हूँ, मक्के के बीच का सलग मैं फिगर बना रहा हूँ। पहले भी ये फिगर बना रखा है मैंने, फिर भी मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको एकदम, देखिए ये बात याद रहनी चाहिए। इसके लिए ही मैं ये फिर से ये फिगर बना रहा हूँ। देखिए एक मक्के का बीज है, आपको पीछे भी बताया है, मक्के के बीज में इपिथेलियम का एक लेयर होता है। एक इपिथेलियम का लेयर होता है। ये इपिथेलियम का ये लेयर इपिथेलियम एक इपिथेलियम का लेयर इसे दो असमान चैम्बर में बांट देता है। एक बड़ा चैम्बर होता है, एक छोटा चैम्बर होता है। इस छोटे चैम्बर में ही भ्रूण होता है। ये छोटा चैम्बर में भ्रूण, और इसी भ्रूण से लगा हुआ एक पतला पेपर के समान, कागज के समान एक कॉटिलीडन लगा हुआ रहता है, जिसको हम लोग स्पेशल नाम देते हैं अस्कुटेल। क्या नाम है? अस्कुटेल। आपको याद हो तो मोनोकॉट में बीज पत्र को हम लोग अस्कुटेलम कहते हैं। ये डाइकॉट से इस अर्थ में भिन्न है, यहाँ पर भोजन का संचय नहीं होता और ये कागज के समान होता है, पतला होता है, ठीक है। इस भ्रूण को देखेंगे तो दो स्ट्रक्चर आपको बताया था। जो इसका अगला सिरा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? परांकुर। क्या कहेंगे? परांकुर। ये जो नीचे वाला, जिसको हम लोग कहते हैं मूलांकुर, ठीक है। ये जो परांकुर होता है एक लीफी स्ट्रक्चर से ढका होता है, इसको हम लोग कहते हैं कोलियोपटाइल। कोलियोपटाइल हिंदी में आपको याद हो तो इसी को हम लोग कहते थे परांकुर चोर। क्या कहते थे? परांकुर चोर। कोलियोपटाइल कह लीजिए या परांकुर चोर। और उसी तरीके से यहाँ भी ये कवर्ड रहता है, मूलांकुर भी, इसको हम लोग कहते हैं मूलांकुर चोर, या इसी को हम लोग कोलियोराइजा भी कहते हैं, ठीक है। ये मैं आपको कभी और बीच में ये कॉटिलिडनरी नोट है, और एपिथेलियम इसको दो भागों में बांट देता है। इसका जो इंडोस्पर्म होता है दो फॉर्म में होता है। जो ये यहाँ पर जो इंडोस्पर्म है यह स्टार्च के फॉर्म में होता है, और इंडोस्पर्म यहाँ पर एक लेयर के रूप में होता है, प्रोटीन के एक लेयर के रूप में यहाँ बार प्रोटीन के एक लेयर के रूप में होता है, यानी इंडोस्पर्म दो फॉर्म में। यहाँ ये प्रोटीन का रूप में है, एक स्टार्च के रूप में। जो प्रोटीन के लेयर के रूप में है, इस लेयर को हम लोग कहते हैं एलिरॉन लेयर, ठीक है। तो ये मक्के के बीज की संरचना है, और एक बीजपत्री बीज में कॉटिलिडन्स एकदम कागज के समान होते हैं, जिसको हम अस्कुटेलम कहते हैं। यहाँ पे विशेष बात है,
कि भोजन का संचयन नहीं होता। मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया है कि जब भोजन का संचयन नहीं होता तो इसका क्या काम है, इसको कॉटिलिडन क्यों कहेंगे। तो आपको कहा था कि वास्तव में ये दलाल मिडिल मैन का काम करता है। जब स्टार्च का डाइजेशन विभिन्न एंजाइम हार्मोन इन सबों से होता है तो ये स्टार्च या एंडोस्पर्म सबसे पहले इसी स्कूटेलम में जाता है और तत्पश्चात इस भ्रूण को मिलता है और इसी के द्वारा मिलता है, तो मिडिल मैन के रूप में काम करता है। यानी कहिए तो ये परोक्ष रूप से इसको भोजन मुहैया कराता है, इसलिए इसको हम कॉटिलिडन कहते हैं और इसका स्पेशल नाम है स्कूटेलम। तो ये कुछ टर्म है जो आपको याद रखना है। तो ये फिगर भी आप अपने नोट्स बुक में बनाएंगे। और इसी तरीके से अगर आप चावल को देखें तो चावल में भी अगर आपने चावल जो मैं यहाँ भी लिखा, अगर ये बायरी में मान लीजिए चावल है राइस है, तो यहाँ पर भी देखिए दो असमान चैम्बर होता है। यहाँ पे ये इपीथेलियम का है, ठीक है, और बीच में यहाँ पर ऐसे मान ले तो यहाँ पर ये भ्रूण है, इसके ऊपर ये स्कूटेलम लगा हुआ है। मान लीजिए इसको हम यहाँ कर रहे हैं स्कूटेलम, ये क्या हो गया भाई, भ्रूण हो गया। ये ऊपर वाला चैम्बर है, यहाँ पे एंडोस्पर्म। तो अभी मैंने यही कहा था भ्रूण कोश, देखिए भ्रूण कोश उपस्थित है। एक बीजपत्री, देखिए बीजपत्र के वो है एक है, इसीलिए मक्के को हम लोग भ्रूण कोशी एक बीजपत्री बीज कहते हैं, ठीक है। तो इतना टर्म आपको समझना है। ये कॉपी में फिगर बना लेना है, सर कॉपी में इस फिगर को ड्रा कर लेना है। वीडियो के अंत में भी मैंने फिगर देख रखा है, वो भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट, अभ्रूणकोशी एक बीजपत्री बीज। देखिए यहाँ नाम से यह स्पष्ट है कि यहाँ भ्रूणकोश जो है अनुपस्थित है। भ्रूणकोश अनुपस्थित मतलब ऐसा एक बीजपत्री बीज है जिसमें भ्रूणकोश नहीं पाया जाता। तो देखिए यहाँ और बीजपत्र के को कहा जाएगा, तो एक बीजपत्र उपस्थित। तो अभ्रूणकोशी एक पत्री बीज किसको कह रहे हैं, जिसमें भ्रूणकोश अनुपस्थित होगा और एक बीजपत्र उपस्थित होगा। एग्जाम्पल के रूप में आप आर्किड को याद रखेंगे। किसको याद रखेंगे, आर्किड। जो ये आर्किड होता है ये उसका सीड है और इसके अंदर में ये भ्रूण है और इस भ्रूण पर लगा हुआ एक पेपर के संरचना के समान ये स्कूटेलम, या क्या कहते हैं, याद रखना है कि मोनोकॉट के केस में कॉटिलिडन को स्कूटेलम कहा जाता है। और ये क्या है, तो भ्रूण है। तो यहां पर देखेंगे तो यहाँ पे एक बीजपत्र है और भ्रूण नहीं है। तो कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जो एक बीजपत्री होते हैं और उसमें भ्रूण को उपस्थित नहीं होता। बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये आर्किड है और यही कारण है कि चूंकि आर्किड में भ्रूणकोश उपस्थित नहीं होता तो इस बीज का वायबिलिटी या अंकुरण क्षमता काफी कम दिनों तक होता है, बहुत कम दिन सर्वाइव करता है। इसीलिए आप देखे होंगे जो स्टेज पर आर्किड का फूल काफी महंगा मिलता है, क्योंकि ये सीड ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रखा जाता। इसको टिश्यू कल्चर के द्वारा एक एम्ब्रियो रेस्क्यू आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसके द्वारा इसको सर्वाइवल को ज्यादा बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी वायबिलिटी कम होती है। तो बस आपको ज्यादा बात नहीं, आपको ये याद रखना है आर्किड, किसको, आर्किड, ठीक है। इसी के साथ बीज का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण खत्म हो गया और हम लोगों ने बीज को दो आधार लेकर के कई वर्गों में, कई टोकरियों में बांटा है। सबका उदाहरण के साथ फिगर देकर के आपको समझाया है। मैं समझता हूं आपको बात समझ में आई होगी। अब सीड से रिलेटेड दो बात और है जो आपको याद रखनी, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है बीज का महत्व। कोई आपसे पूछ सकता है कि इस बीज का क्या महत्व, बीज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहली बात तो आपको याद रखनी है, तो जैसे ही आपसे पूछे कि एडवांटेज या इंपॉर्टेंस ऑफ सीड क्या है, तो देखिए ये बीज है जिससे नवीन पौधे की उत्पत्ति, यानी अगर बीज नहीं होता तो नवीन पौधे नहीं होते, तो नवीन पौधे की उत्पत्ति में मदद करता है, ठीक है। ये पहला। दूसरा बात, ये बीज है जिसमें भोज्य पदार्थ
भोज पदार्थ संचित होता है और भोज पदार्थ के संचित होने के कारण इम्ब्रियो जब तक उसमें उस इम्ब्रियो में जब तक प्रकाश संश्लेषण की क्षमता आ नहीं जाती, इम्ब्रियो उस संचित भोज पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते रहता है। यदि वो संचित भोज पदार्थ नहीं होता तो इम्ब्रियो के विकास, भ्रूण के विकास होने में प्रॉब्लम होता। तो दूसरा पॉइंट ये याद रखेंगे कि चूंकि बीज में भोज पदार्थ संचित होते हैं जो इम्ब्रियो को या भ्रूण को तब तक भोजन मुहैया कराने का काम करते हैं जब तक कि उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं आ जाती। ठीक है, तीसरा पॉइंट याद रखेंगे कि अभी अभी आपने पढ़ा है कि ये क्या है भाई, तो बीज जो है लैंगिक जनन का परिणाम है। क्या है? लैंगिक जनन का परिणाम है। और आपने पढ़ा है कि जैसे ही लैंगिक जनन होगा तो दो अलग अलग से गैमेट्स आते हैं और ये गैमेट्स, ये युग्मक आपस में मिलते हैं और मिल करके विभिन्नता उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? नया आनुवांशिक संयोजन उत्पन्न करते हैं। और नया आनुवांशिक संयोजन क्रम विकास को प्रोत्साहित करता है, यानी बीज के निर्माण के कारण नए आनुवांशिक संयोजन प्राप्त होते हैं जो आगे चल करके बीज से ही हम लोग नई नई किस्में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी एक इसका इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है, बीज के अंदर बहुत सारे ऐसे अनुकूलन पाए जाते हैं जो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक या नए एरिया में, नए क्षेत्र में पौधे को स्थापित होने में मदद करते हैं। बहुत सारे ऐसे अनुकूलन होते हैं। अब सोचिए, अगर हमको अभी चाइना जाना है या अमेरिका जाना है और हमको पीपल का पेड़ मन है कि चाइना ले जाए या कोई भी प्लांट को हम चाइना ले जाए तो उतना बड़ा या वैसे ले जाना थोड़ा दुष्कर कार्य है। हम उसका सीड ले जाएंगे, पॉकेट में रख लेंगे, वहां जाके लगा देंगे आराम से। तो उसमें मैं कह रहा हूं कि बीज में कई सारे ऐसे अनुकूलन पाए जाते हैं जो सीड के प्रकीर्णन में, डिस्पर्सल में या नए क्षेत्र में स्थापित होने में मदद करते हैं। जैसे कितना बीज आप देखेंगे उसमें पंख लगा होता है और पंख से एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। कितना बीज हल्का होता है। तो बहुत सारे अनुकूलन होते हैं जो नवीन क्षेत्रों में स्थापित होने में मदद करते हैं। नवीन क्षेत्रों में स्थापित होने में उपयुक्त होते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसी बीज के कारण हमारी पूरा कृषि इसी बीज पर आधारित है। इसी बीज से हम लोग कृषि कार्य कर रहे हैं और इसी बीज, ये बीज ही है जो पौधे को प्रतिकूल परिस्थिति में भी भ्रूण को जीवित रखते हैं। ठीक है, भ्रूण को जीवित रखते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंस है। फिर से मैं एक बात कर रहा हूं कि बीज से ही हम लोग नवीन पौधे प्राप्त करते हैं। बीज में भोज पदार्थ संचित होते हैं जो भ्रूण को जब तक उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं आ जाती उन्हें भोजन मुहैया कराते हैं। बीज लैंगिक जनन का परिणाम है जिसके कारण उसमें आनुवांशिक पुनः संयोजन होता है जिसके कारण विभिन्नता उत्पन्न होती है जो क्रम विकास को प्रोत्साहित करता है। बीज में कई सारे ऐसे अनुकूलन पाए जाते हैं जो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रकीर्णन होने में या नवीन क्षेत्रों में स्थापित होने में मदद करते हैं। हमारा पूरा कृषि व्यवस्था इसी बीज पर आधारित है और बीज प्रतिकूल परिस्थिति में भी भ्रूण को जीवित रखता है। तो these are the importance, these are the advantage of the seed। एक छोटी सी बात और है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है बीज की अंकुरण क्षमता। अब आपको ये समझना बीज की अंकुरण क्षमता क्या है। अंकुरण क्षमता का मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि कोई बीज आप रखे और अगला 100 साल 200 साल 1000 साल तक बचेगा। अंकुरण क्षमता का मतलब है मैंने बीज में वो कैपेसिटी, वो क्षमता जो उसे 1 दिन 10 दिन 50 दिन 100 बरस बाद नए पौधे विकसित करने में मदद करते हैं। यानी प्रत्येक बीज का अपना एक जीवन क्षमता होता है और उसमें उतना समय तक अंकुरण की क्षमता होती है, यानी नए पौधे उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो जो ये बीज की जो अंकुरण क्षमता है वो अलग अलग स्पीसीज में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होती है। किसी में बहुत कम दिन का होता है और किसी में काफी दिनों तक होता है।
बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। आप देखेंगे कुछ बीज ऐसे हैं जिसकी वायबिलिटी काफी कम है, ज्यादा दिन तक आप उसको संरक्षित नहीं रख सकते, और कुछ ऐसे हैं हजारों वर्षों तक होते हैं, उसमें अंकुरण क्षमता पाई जाती है। जैसे मैं एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूं। अभी मैंने नाम लिया था ऑर्किड का। जो ये ऑर्किड का फ्लावर होता है, इसकी अंकुरण क्षमता, इसकी वायबिलिटी बहुत कम दिन होती है। उसी तरीके से एक प्लांट है ऑक्जेरिस का, इसकी भी अंकुरण क्षमता बहुत कम होती है, महीना ऐसा। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, जैसे एक प्लांट है ल्यूपाइन, इसी को हम लोग ल्यूपिनस आर्क्टिकस, ये सबसे ओल्डेस्ट सीड है। ओल्डेस्ट सीड खुदाई के दौरान ये मिला है, ल्यूपिनस आर्कटिकस। कहां से मिला है? तो ये सब फैक्ट एकदम याद रखना है। आर्कटिक टुंड्रा से मिला है, और माना जाता है कि ये लगभग 10,000 वर्ष पुराना है। एक दो दिन नहीं, 10,000 वर्ष पुराना है, फिर भी इसकी वायबिलिटी है, यानी अभी भी इसमें अंकुरण क्षमता है। यानी हम ये भी याद रख सकते हैं कि कुछ सीड ऐसे हैं जो 10-10 हजार वर्ष तक उसकी अंकुरण क्षमता होती है। और एक कॉमन एग्जांपल है डेट पाम का या खजूर का, आपने नाम सुना होगा। इसी को हम, इसका साइंटिफिक नेम है फोनिक्स डैक्टेरिफेरा। इसका अभी ये भी मिला है डेड सी के पास से। एक ऐसा खजूर का बीज मिला है डेड सी के पास से, जो लगभग 2000 वर्ष पुराना है। कितना है? 2000 वर्ष पुराना है, और फिर भी इसमें अभी वायबिलिटी है। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बीज की अंकुरण क्षमता से तात्पर्य है कि बीज कितने समय तक उसमें अंकुरण की क्षमता है। ये अलग अलग जातियों के बीजों में अंकुरण क्षमता अलग अलग होती है। कुछ पौधों के बीजों में अंकुरण क्षमता काफी कम दिनों की होती है, जैसे ऑर्किड, ऑक्सेलिस। और उसी तरीके से कुछ ऐसे हैं जिसमें काफी दिन तक होता है, जैसे ल्यूपाइन में ल्यूपिनस आर्कटिकस का है। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, आपको एकदम याद रखना है। ओल्डेस्ट सीड है, और ये आर्कटिक टुंड्रा से प्राप्त हुआ है, 10,000 वर्ष पुराना है, और इसकी वायबिलिटी है। और उसी तरीके से खजूर है, डेट पाम है, फोनिक्स डैक्टेरिफेरा, ये डेड सी के पास, मृत सागर से मिला है, के पास मिला है, और ये भी लगभग 2000 वर्ष पुराना है, फिर भी इसमें अभी अंकुरण क्षमता है। और मैंने जो आपको बीज पढ़ाया, इस बीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कोई भी किताब से आप बनाइए, किसी भी कंपटीशन एग्जाम का बनाइए, सब का बनेगा। नहीं बनेगा आप हमको तुरंत कमेंट बॉक्स में कहें। इसलिए एक बार आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज फ्रूट? फल क्या है? ठीक है। देखिए, ये कास्टर का सीड है, और जो ऊपर मैं कह रहा था कि इस पर पैचेज होता है, देखिए वो पैचेज है ऊपर से देखेंगे तो। और वो जिस अंकल की चर्चा कर रहा था, देखिए सीड में वो अंकल, बीच में वो एम्ब्रियो है, और वो इंडोस्पर्म फैला हुआ है। ये इस फिगर को भी समझकर जो मैं समझाना चाह रहा था आपको बात समझ में आई होगी। ये देखिए नॉन इंडोस्पर्मिक डाइकोटिलेडनस सीड, जिसमें मैंने ग्राम का उदाहरण दिया था, जो मैं हाइलम, माइक्रोपाइल, सीड कोट और ये कोटिलीडन, प्लूम्यूलिस की चर्चा मैं आपको पहले बताया था। ये वाला ये नॉन इंडोस्पर्मिक डाइकोटिलेडनस सीड का उदाहरण है। आपको इसके बारे में मैंने भी आपको बताया है। जैसा दिख रहा है वो लाइन, उसी को हम ये देखिए, ये मोनोकोटिलेडनस इंडोस्पर्मिक सीड जो मेज में आपको समझा रहा था, उसका फिगर है। आप इस फिगर को भी देख करके पूरे उस बात को समझ सकते हैं कि कैसे कैसे कहाँ स्कूटेलम कहते हैं, कोलियोपेटाइल क्या है, कोलियोराइजा क्या है। ठीक, ये देखिए मोनोकोटिलिडनस और डाइकोटिलिडनस सीड के बीच के डिफरेंसेस को समझाया गया है। आप इस फिगर को भी अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मेज, कास्टर, बीन या ग्राम सीड के बारे में। और आप समझता हूँ Mm-hmm.